स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें लॉन्ग आंसर मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखकर बहुत ही खास हैं। तो इनको मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन लॉन्ग आंसर को आप कम से कम 4-5 बार पूरे वीडियो को रिपीट करके देख लें, आपको तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। व्हाट कंडीशन कंपेल साहेब, कि कौन सी वो कंडीशंस थी जिसने साहेब को कंपेल किया, बाध्य किया। वो कौन सी कंडीशन थी जिसने साहेब को बाध्य किया टू वेंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग, कि दिल्ली की सड़कों में रैक पिकिंग के लिए भटकने के, रैक पिकिंग माने कूड़ा बीनने के लिए भटकने में किन कंडीशंस ने उसको बाध्य किया। ठीक, तो इसका आंसर सीधा डायरेक्ट लेते हैं, छोटा आंसर है, बड़ा नहीं है। ठीक, साहेब वाज अ रैक पिकर, साहेब एक रैक पिकर था। हु हैड लेफ्ट ढाका एंड केम इन सर्च ऑफ गोल्ड इन द बिग सिटी ऑफ सीमापुरी, कि जिसने ढाका को छोड़ा था, माने ढाका छोड़ के जो भारत आया था, है ना, मतलब सीमापुरी आया था गोल्ड की खोज में। माने गोल्ड की खोज का मतलब ये होता है सोने की तलाश। सोना यहाँ नहीं है, यहाँ धन से मतलब है। हिज हाउस एंड द लस ग्रीन ग्राउंड्स ऑफ ढाका वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, जो उसका हाउस था और लस ग्रीन ग्राउंड्स माने लदा हुआ बिल्कुल जो हरी भरे जो ग्राउंड थे ढाका में, बट डिस्ट्रॉयड बाय दी स्टॉर्म, वो तूफान में सब नष्ट हो गए। तो आगे देखें, द मेमोरी ऑफ देयर हाउस वाज नॉट फार अवे, अब जो उसके घर की स्मृतियाँ थी, द मेमोरी ऑफ देयर होम्स, उसके घर की स्मृतियाँ वाज नॉट फार अवे, हालांकि वो स्मृतियाँ अभी दूर नहीं थी, अभी भी उसको याद आती थी। साहेब वाज अ वेरी पुअर चाइल्ड, साहेब बहुत एक गरीब बच्चा था। सो ही लेफ्ट ढाका, इसलिए उसने ढाका छोड़ दिया, ढाका सिटी को, एंड केम टू सीमापुरी इन दिल्ली इन सर्च ऑफ गोल्ड और मनी, कि सोना या धन की तलाश में वो सीमापुरी आया था, दिल्ली की सीमापुरी में। ठीक, नाउ ही बिकेम आ रैक पिकर, और अब एक वो क्या हो गया था, एक रैक पिकर हो गया था। ही बिकेम आ रैक पिकर एंड वेंडर्ड हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, और वेंडर्ड भटकता था, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ भटकता था, घूमते फिरता था। ठीक, ऑफ इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सड़कों में, इन सर्च ऑफ कॉइन्स इन द गार्बेज हीप, कि गार्बेज माने कूड़े के ढेर में कॉइन्स की खोज करता था, माने कॉइन माने सिक्के। अब देखो आगे देखो, हाउ डिड द इंसिडेंट ऑफ YMCA पूल अफेक्टेड डगलस, कि YMCA पूल की घटना ने कैसे डगलस को प्रभावित किया। तो वंस डगलस वाज अलोन ऑन दी YMCA पूल, एक बार डगलस YMCA पूल में अकेला था। अब बुली बॉय टॉस्ड हिम इनटू दी डीप एंड ऑफ वाटर, एक बुली बॉय ने, एक बड़े लड़के ने उसको टॉस कर दिया, उछाल दिया, डीप एंड ऑफ वाटर, पानी के गहरी छोर पर। ठीक, तो ही वाज फ्राइटेंड बियॉन्ड मेजर, बियॉन्ड मेजर का मतलब होता है सीमा से बाहर, वो सीमा से बाहर डर गया जब उसको फेंक दिया उसने। बट ही डिड नॉट लूज हिज बिट्स, लेकिन उसने अपना होश नहीं खोया। ही टुक अ बिग जंप फ्रॉम दी बॉटम, और उसने एक बड़ी जंप लगाई बॉटम से जैसे ही वो नीचे पहुंचा। एंड केम टू दी सरफेस एंड पैडल टू दी एज ऑफ द पूल, और सरफेस में आ गया और पूल के छोर में, एज में पहुंच गया, पैडल करते हुए, हाथ पैर चलाते हुए। द ड्रॉनिंग इंसिडेंट अफेक्टेड हिज लेट लाइफ डीपली, अब जो ये डूबने की घटना है, इस घटना ने उसके बाद के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया, लेट लाइफ को डीपली गहराई से प्रभावित कर दिया। ही फाउंड ओनली टेरर इन द फियर ऑफ डेथ, कि उसको केवल डर लगता था, मृत्यु के डर में डर लगता था। ठीक, ही फाउंड ओनली टेरर इन द फियर ऑफ डेथ। ही एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर कॉज्ड बाई द फियर ऑफ डाइंग। ही एक्सपीरियंस बोथ, वो दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस करता था, द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की सनसनी को, और टेरर कॉज्ड बाई फियर ऑफ डाइंग, और मरने के जो डर होता है उस आतंक को वो अनुभव करता है, टेरर को। ही द विल टू लिव ग्रीव हायर इन हिम, अब जो इच्छा थी, जीने की इच्छा, वो उसमें और ज़्यादा बड़ी हो गई। अगला देखो, अगला है व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंज एट द आयरन मास्टर्स हाउस, आयरन मास्टर के घर में उस अजनबी के साथ क्या हुआ था, और हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्मेंसन, और एडला विल्मेंसन के द्वारा उसको कैसा ट्रीट किया गया। तो इनिशियली प्रारंभ में द स्ट्रेंजर डिक्लाइंड द आयरन मास्टर
इन्विटेशन। प्रारंभ में स्ट्रेंजर ने आयरन मास्टर के इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। ही हैड स्टोलन 30 क्रोनर्स ऑन हिम एंड थॉट इट वाज लाइक गोइंग इनटू द लायंस डेन। उसने चूंकि 30 क्रोनर चुराए थे एंड थॉट, और उसने सोचा कि इट वाज लाइक गोइंग इनटू द लायंस डेन, कि अगर वो ऐसे जाता है उसके घर में तो ये ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे शेर की मांद में जाना, समझ गए। बट देन ही एक्सेप्टेड द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन, लेकिन फिर उसने आयरन मास्टर के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। वेन द आयरन मास्टर केम टू नो, जब आयरन मास्टर को ये जानने में आया, केम टू नो दैट कि द पेडलर वाज नॉट हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, कि जो पेडलर है वो उसका पुराना मित्र नहीं है, तो ही आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द हाउस इमीडिएटली, तो उसने उससे कहा कि वो तुरंत उसके घर के बाहर निकल जाए। बट एडला इंसिस्टेड टू लेट द स्ट्रेंजर स्पेंड द क्रिसमस इवनिंग ऑन वन डे इन पीस सिंस दे। अब लेकिन एडला ने इंसिस्ट किया, जोर दिया, टू लेट द स्ट्रेंजर स्पेंड द क्रिसमस इवनिंग वन डे, लेकिन एडला ने एक दिन के लिए क्रिसमस इवनिंग वहीं पर बिताने को उसने जोर दिया, है ना। सिंस, चूंकि, दे, अब चूंकि दे, है ना, बस यहीं तक इसका आंसर दे दो यहाँ, डे इन पीस, पीस तक बस हो जाएगा, बस आगे नहीं लिखना। आगे देखो इसके बाद, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला, वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में क्यों इनवाइट किया था। और हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, और गांधी जी ने फार्मर्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था, ठीक। और अथवा में यही क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड गांधी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने क्या किया वहाँ। अब इसी का आंसर आपको देना है। तो राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी टू चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू द पीजेंट्स इन चंपारण, कि गांधी जी ने, राजकुमार शुक्ला ने गांधी को इनवाइट किया था चंपारण में, टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू द पीजेंट्स, कि उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो किसानों पर किया जा रहा था चंपारण में। गांधी स्कॉल्डेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग हाई फीस फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, अब गांधी ने लॉयर्स को डांटा, स्कॉल्ड किया, फॉर कलेक्टिंग, कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो वो हाई फीस लेते थे शेयर क्रॉपर से, बटाईदारों से, उसके लिए गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा। ही टेलीग्राफ्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद हिज फ्रेंड्स हु कन्फर्ड विद गांधी, अब उन्होंने टेलीग्राफ कर दिया राजेंद्र प्रसाद को कि वे बिहार से आ जाएं अपने मित्रों के साथ, और उन्हीं मित्रों ने कन्फर किया, गांधी जी से विचार विमर्श किया। हु आस्क्ड देम, और उन्होंने गांधी जी, मतलब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ठीक, मतलब, और फिर उन्होंने ये गांधी से पूछा, आस्क्ड देम व्हाट दे वुड डू, ठीक, कि वे क्या करेंगे, समझ, कन्फर्म माने होता है यहाँ बातचीत करना। फिर उन्होंने गांधी से पूछा कि वे क्या करेंगे, व्हाट, हु आस्क्ड देम व्हाट दे वुड डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि वे क्या करेंगे अगर उनका, ठीक, एक मिनट, गांधी जी ने उनसे पूछा, गांधी हु आस्क्ड देम, गांधी जी ने उनसे पूछा कि वे क्या करेंगे अगर उनको जेल हो जाएगी। तो बीइंग अ स्ट्रेंजर, अजनबी होने के नाते, आगे देखो, अब चूंकि अजनबी होने के नाते, बीइंग अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी होने के नाते, बीइंग अ स्ट्रेंजर गांधी वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, अब अजनबी होने के बावजूद भी गांधी जी तैयार थे पीजेंट्स के लिए, फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, सेक माने होता है हेतु, किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। गांधी एंड द लॉयर हैड रिटन डाउन डिपोजिशंस बाई अबाउट 10,000 पीजेंट्स, अब गांधी और लॉयर्स ने, डिपोजिशंस माने होता है लोगों की गवाही वगैरह, है ना, उन्होंने लोगों के संवादों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, लिखा, लगभग 10,000 किसानों के, एंड प्रिपेयर नोट्स बेस्ड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य एविडेंस के आधार पर उन्होंने नोट्स भी तैयार कर लिए। तो गांधी वाज सर्व्ड समन, अब गांधी जी को एक समन मिला, न्यायालय के एक आदेश मिला, बट ही रिमेन्ड फर्म, लेकिन गांधी जी फर्म रहे, दृढ़ रहे अपनी बात पर। देन, तब, ही रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, फिर गांधी जी को एक मजिस्ट्रेट के द्वारा एक रिटन कम्युनिकेशन मिला, दैट रिटन कम्युनिकेशन मिला कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि जो राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हैज़ ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया है कि केस को ड्रॉप किया जाए। तो गांधी एग्रीड टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% टू दी फार्मर्स, सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू दी फार्मर, अब गांधी जो
25% का रिफंड था किसानों को, उसके प्रति सहमत हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, कि लास्ट लेसन के अनाउंसमेंट ने कैसे फ्रेंच को अफेक्ट किया, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम हेमिल अनाउंस्ड दैट, एम हेमिल ने अनाउंस किया कि इट वुड बी देयर लास्ट फ्रेंच क्लास एज, चूंकि कि उसने अनाउंस किया कि ये उनकी लास्ट फ्रेंच क्लास होगी, एज चूंकि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि एक आदेश बर्लिन से आ गया है, दैट की ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेक एंड लॉरेन, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी ऑल्सेक और लॉरेन में। दिस अनाउंसमेंट शॉक्ड फ्रेंच एज ही नेवर एक्सपेक्टेड दिस, अब इस अनाउंसमेंट ने फ्रेंच को शॉक्ड कर दिया, क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं सुना था, है ना। तो द वेट ऑफ द बुक्स विच वर वेरी हार्ड टू कैरी, अब किताबों का वो बोझ जो उसके लिए बड़ा हार्ड था उठाने में, सडनली फेल्ट सो लाइट, अचानक वो उसको बड़ा हल्का लगने लगा, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया है महत्व भाषा का अपनी। तो फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच बड़ा शॉक्ड था एंड सरप्राइज था, बहुत शॉक्ड और सरप्राइज था। ही फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर डेलिबरेटली इग्नोरिंग टू लर्न हिज नेटिव लैंग्वेज, अब उसने बड़ा गिल्टी फील किया, अपराधी महसूस किया अपने आप को, फॉर डेलिबरेटली इग्नोरिंग, जानबूझ के इग्नोर करने के लिए, टू लर्न हिज नेटिव लैंग्वेज, कि अपनी मातृभाषा को, नेटिव लैंग्वेज को लर्न जो करने से वो इग्नोर करता था स्वयं को, मतलब अपनी भाषा को सीखना इग्नोर करता था, उसके लिए उसको बड़ा दुख महसूस हुआ, गिल्टी अपराध भाव उसको आया मन में। ही सडनली, मतलब उसको बड़ा आपराधिक महसूस हुआ, है ना, अपराध भाव आया उसके अंदर, मतलब उसको लगा कि उसने जानबूझ के अपनी भाषा को इग्नोर किया। ही सडनली डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैसिनेशन फॉर हिज लैंग्वेज एंड हिज स्कूल, कि अचानक उसने एक बड़ा अजीब मोह उसको हुआ अपनी भाषा और अपने स्कूल के लिए, समझ रहे। आगे देखें अगला क्वेश्चन, अब है शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन, तो सप्लीमेंट्री से, हु वाज साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कौन था, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा, सुनो। तो द साइकियाट्रिस्ट वाज चार्लीज फ्रेंड सैम, जो साइकियाट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक था, वो चार्ली का मित्र सैम था। ही हैड डेवलप्ड दैट, उसने ये डेवलप किया था, सॉरी ही हैड बिलीव दैट, उसने ये भरोसा किया था, यानी उसको ये भरोसा था, दैट कि चार्ली हैड गॉट टू विम्स ऑफ थर्ड लेवल, कि चार्ली को थर्ड लेवल की सनक सवार होती है ना, एज वेकिंग ड्रीम बिसफुलमेंट, और ये उसका एक एज माने होता है के रूप में, यहाँ वेकिंग नहीं है वॉकिंग है, ध्यान रखना, वॉकिंग ड्रीम बिस फुलफिलमेंट है, ये चलते हुए स्वप्न का सत्य होना है, ठीक। ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड इट मियरली अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम हिज टेंशन, कि उसने इसको केवल ये भी घोषित किया कि ये केवल मियरली माने होता है केवल, टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम हिज टेंशन, ये उसकी टेंशन से टेम्पररी रिफ्यूज है, समझ गए, कि अचानक जो टेम्पररी माने क्षणिक भागना है, रिफ्यूज माने होता है शरण ले लेना या भागना। ही कॉल्ड इट अ वॉकिंग, यहाँ वेकिंग नहीं है, यहाँ वेकिंग भी कर सकते, वेक माने भी जगना होता है, वैसे ही वेकिंग ड्रीम, वॉकिंग ड्रीम ना करके यहाँ वेकिंग ही सही है, वेकिंग ड्रीम यहाँ विद फुलफिलमेंट, विद नहीं है यहाँ लेकिन विस है, विद की जगह यहाँ विस है, ध्यान रखना, वेकिंग ड्रीम विस फुलफिलमेंट है। ही कॉल्ड इट अ वेकिंग ड्रीम विस फुलफिलमेंट, उसने इसको वेकिंग ड्रीम विस फुलफिलमेंट कहा। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, और उसने कहा कि केवल जो चार्ली है वो केवल डे ड्रीमिंग कर रहा है, दिवा स्वप्न दिख रहा है, साइड बाई साइड। ही रिवील दैट, और उसने एक एक करके ये रिवील किया दैट कि द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, फिर उसने ये भी रिवील किया, बताया कि थर्ड लेवल अभी भी वहीं है, बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, ही हिमसेल्फ गॉट ट्रैप्ड इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड, लेकिन धीरे धीरे वो खुद गॉट ट्रैप्ड हो गया, फंस गया, माने फिर बाद में वही ने धीरे धीरे उसी ने बता दिया कि थर्ड लेवल जो है वो अभी भी वहीं है, क्योंकि ये भी वहाँ जा चुका था। तो स्लोली वो भी इस इमेजिनरी वर्ल्ड में, काल्पनिक संसार में गॉट ट्रैप्ड हो गया था, फंस गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के रूप में आ सकता है, ठीक, इसको समझ लो कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज टू ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर,
कि पॉलिसी मेकर्स की यानी नीति बनाने वालों की फ्यूचर जनरेशन को ये एक ऑफ़र करना है। एक इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या ऑफ़र करना, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन अर्ली एज, कि शुरुआत जीवन के शुरुआत में ही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आए, जीवन बदलने वाला अनुभव आए, ये उद्देश्य था इनका। एट दिस एज, इस एज में स्टूडेंट्स वर विलिंग टू लर्न, क्योंकि इस एज में स्टूडेंट जो होते हैं वो इच्छुक होते हैं टू लर्न एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो चीज़ों को इंफॉर्मेशन सूचनाओं को एब्जॉर्ब करने में अपने अंदर डालने में, है ना, अपने अंदर सूचनाओं को एब्जॉर्ब करना सीखने में बहुत इच्छुक होते हैं। माने ये चीज़ वो सीखने के इच्छुक होते हैं कि इंफॉर्मेशन को कैसे भी अपने अंदर डालें, है ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और सबसे बड़ी बात यह है, इम्पोर्टेंटली बात यह है कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य ये है कि मिस्टर जियोफ ग्रीन प्रोवाइडेड हाई स्कूल स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मिस्टर जोफ ग्रीन ने ये हाई स्कूल स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर उपलब्ध कराया था टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानिट, कि वे अपने प्लानिट के लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप करें, एक रिस्पेक्ट विकसित करें। आगे देखो, अपने प्लानिट माने धरती के लिए। आगे देखो, इन वॉट वे, किस तरीके से, इन वॉट वे किस तरीके से, द फर्दर डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का जो फर्दर डेप्लीशन है, माने जो तो आगे जो ओजोन लेयर जो आगे डेप्लीट हो जाएगी, कम हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, द एंटायर फूड चेन ऑफ द साउथ से, मतलब ये कैसे डिसरप्ट कर देगी, बाधित कर देगी, जो ओजोन लेयर नष्ट हो रही वो कैसे बाधित कर देगी पूरे साउथ सीज के फूड चेन को। एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इसी में अथवा ये पूछ सकता है कि व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन, कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है, और इन व्हाट वे आर दे यूजफुल, और किस तरीके से ये यूजफुल है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है, बहुत सरल आंसर है, द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन आर टाइनी फॉर्म्स ऑफ प्लैनेट। जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन है ये टाइनी फॉर्म्स ऑफ प्लांट लाइफ ऑन दी सी, ये छोटे छोटे रूप है प्लांट लाइफ के समुद्र में। दे नॉरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, ये नॉरिश भी करते हैं, पोषण भी देते हैं, और कायम भी रखते हैं, सस्टेन भी करते हैं, जो पूरी संपूर्ण एंटायर मान होता है संपूर्ण साउथर्न ओशियन फूड चेन है उसको ये कायम भी रखते हैं। कहने का मतलब उसको पोषित भी करते हैं, और यानी समुद्र में जो भी भोजन श्रृंखला है उसको ये पोषित भी करते हैं और कायम भी रखते हैं। दीज सिंगल कॉल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी, ये सिंगल कॉल्ड प्लांट्स सन की एनर्जी को यूज करते हैं टू एसिमुलेट कार्बन को अपने अंदर मिला लेते हैं सूर्य की ऊर्जा से, एंड सिंथेसिस कंपाउंड्स, और सिंथेसिस कंपाउंड को सिंथेसाइज कंपाउंड, और कंपाउंड को सिंथेसाइज कर देते हैं, अपने में मिला लेते हैं, ठीक, बना लेते हैं। तो डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल एडवर्सली अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। अब जो ओजोन लेयर की जो कमी है वो एडवर्सली, जब ओजोन लेयर जो कम हो रही, वो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है ओजोन लेयर का, तो विल एडवर्सली अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, ये बड़े प्रतिकूल रूप से फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज को ये प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, और हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर, और कैसे वो हाना से मिले और कैसे उनकी शादी हुई। तो आंसर है, डॉक्टर सदाव हॉकी वाज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन, एमिनेंट माने होता प्रसिद्ध, एंड साइंटिस्ट, कि प्रसिद्ध जापानी सर्जन और साइंटिस्ट थे। ही हैड स्पेंड 8 वैल्यूएबल ईयर्स ऑफ हिज यूथ इन अमेरिका, कि जो सर्जन भी थे जापानी और साइंटिस्ट भी थे। ही हैड स्पेंड 8 वैल्यूएबल ईयर्स ऑफ हिज यूथ इन अमेरिका टू लर्न ऑल दैट, कि ये सब सीखने के लिए उन्होंने टू लर्न ऑल, कि सब कुछ सीखने के लिए, दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन देयर, कि जो भी वहाँ सर्जरी और मेडिसिन में सीखा जा सकता है वो सीखने के लिए उन्होंने पूरे 8 साल दिए थे अमेरिका में। ही हैड स्पेंड 8 वैल्यूएबल ईयर्स ऑफ हिज यूथ इन अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न, जो वो सीख सकते, दैट कुड बी लर्न, जो वो सीख सकते थे, ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन देयर, कि जो सर्जरी और मेडिसिन का वहाँ सीख सकते वो उन्होंने सीखा। ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, वो एक डिस्कवरी, एक खोज को परफेक्ट कर रहे थे, विच वुड रेंडर बाउंड्स एंटायरली क्लीन, कि जो घावों को पूरी तरह क्लीन कर सके, रेंडर कर सके, ठीक, मतलब रेंडर माने होता है आगे सौंपना, ठीक। तो डॉक्टर सदाव मेट हाना इन अमेरिका, डॉक्टर सदाव हाना से अमेरिका में मिले थे,
वेन ही वॉज स्टडिंग सर्जरी देयर, जब वो सर्जरी वहाँ पढ़ रहे थे। ही मेट हर एट अ गेट टुगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर, कि जब एक अमेरिकन प्रोफेसर ने गेट टुगेदर अरेंज, मतलब अमेरिकन प्रोफेसर ने इनकी मीटिंग अरेंज की थी, वहाँ ये मिले थे एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, कि जब उन्होंने कि फॉरेन स्टूडेंट का गेट टुगेदर माने एक मीटिंग या एक पार्टी कह सकते हैं, ठीक, जब उन्होंने अरेंज किया था अमेरिकन प्रोफेसर ने, तो ये वहाँ उससे मिले थे उनके घर में, ठीक। आगे देखो, इन अ कंट्री ऑफ अमेरिकन्स, अमेरिकन के देश में, ही फाउंड अ जैपनीज गर्ल, है ना, ही फाउंड अ जैपनीज गर्ल, उनको एक जापानी लड़की मिली थी, एंड फेल इन लव विद हर आफ्टर द कन्फर्मेशन फ्रॉम सदाउस फादर, कि और उनको सदाओ के पिता ने जब कंफर्म कर दिया, बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड एंड लिव्ड इन जापान, कि क्या हुआ कि ही फाउंड अ जैपनीज गर्ल एंड फेल इन लव विद हर, कि उनको जैपनीज गर्ल मिल गई और वो उनके साथ उनका प्रेम हो गया। तो आफ्टर द कन्फर्मेशन, और यहाँ फुल स्टॉप है हर के बाद, ध्यान रखना, आफ्टर द कन्फर्मेशन फ्रॉम सदाउस फादर, और जब उनके पिताजी ने, सदाओ के पिताजी ने कन्फर्म कर दिया, तो बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड एंड लिव्ड इन जापान, दोनों की शादी हो गई और जापान में वे रहने लगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक, कि जैक जो भी कहानी कहता था उसका बेसिक प्लॉट क्या था, उसकी बेसिक कहानी क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक वाज, कि जो बेसिक प्लॉट था हर एक स्टोरी का जो जैक कहता था, वाज था, क्या था, अबाउट अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड, जो उसका प्राय नाम होता था क्या, रोजर, हु हैड सम प्रॉब्लम, जिसके पास कुछ प्रॉब्लम होती, एंड वेंट विद इट टू दी वाइज ओल्ड मैन, और वो प्रॉब्लम के साथ कहाँ जाता था, एक बूढ़े उल्लू के पास जाता था। द आउल वुड टेल हिम टू गो टू दी विजर्ड, और उल्लू उससे कहता, ये बेसिक था कि एक बेसिक प्लॉट में एक रोजर नाम का एक प्राणी होता था, क्रिएचर होता था, छोटा सा प्राणी, यूजुअली उसका नाम रोजर होता था, है ना, समझ गए। जो द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक वाज अबाउट अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटे प्राणी के बारे में होती थी जैक की कहानी, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका प्राय नाम रोजर होता था, हु हैड सम प्रॉब्लम, जिसको कुछ प्रॉब्लम होती थी, एंड वेंट विद इट टू दी वाइज ओल्ड मैन, तो वो इस प्रॉब्लम के साथ एक बुद्धिमान ओल्ड मैन के पास जाता था। द ओल्ड मैन वुड टेल हिम टू गो टू दी विजर्ड, ओल्ड मैन उससे कहता था कि जादूगर के पास जाओ, एंड द विजर्ड, है ना, परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और यहाँ परफॉर्म लिखा है, ध्यान रखना, और विजर्ड उसको एक मैजिक स्पेल करता था, एक जादू करता था, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था, एंड देन डिमांडेड पेमेंट इन पेनीज, यहाँ पेनीज है, और फिर वो पेनीज में पेमेंट डिमांड करता था, पेमेंट मांगता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी शुड विजर्ड हिट मॉमी रेजेस, अब वो मोरल इशू क्या है कि जो इस स्टोरी में बात कही गई, मोरल इशू क्या है, मेन इशू क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्टोरी रेजेस अ मोरल इशू, मोरल इशू एक इस स्टोरी में है, ये स्टोरी एक मोरल इशू, एक नैतिक मुद्दा उठाती है, और नैतिक मुद्दा क्या है कि शुड पेरेंट ऑलवेज डिसाइड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू, क्या पेरेंट्स को हमेशा ये डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे क्या करें, और लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू, या फिर बच्चों को वे छोड़ दें इस बात के लिए कि वे जो करना चाहें वो करें। देयर इज एन एविडेंट कंट्रास्ट, ये एक एविडेंट माने स्पष्ट एक विरोध है बिटवीन एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, कि एडल्ट के पर्सपेक्टिव की वयस्क लोग क्या जीवन के बारे में नजरिए रखते, पर्सपेक्टिव रखते, एंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, और एक छोटे बच्चे का संसार का व्यू कैसा है, छोटा बच्चा क्या नज़रिया रखता, इसमें एक कंट्रास्ट है, अंतर है इन दोनों बातों में, कि एक बुजुर्ग का नज़रिया क्या है, एडल्ट का पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है, और वर्ल्ड व्यू क्या है एक बच्चे का। तो वन मोर मोरल हैज बीन रेज्ड, अब एक और यहाँ मोरल बताया गया है, दैट कि आवर पेरेंट एक्सेप्ट अस एज वी आर, कि हमारे पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए जो हम हैं, हमें उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे देखो, अब मिस्टर लैम का करेक्टर स्केच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम, देखो समझो। तो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है मिस्टर लैम, ही लॉस्ट हिज लेग इन अ बार, कि एक युद्ध में उन्होंने अपने पैर को खो दिया है ना। ही हैज़ अ टिन लेग, उनका जो पैर है वो टिन का है, समझ गए। चिल्ड्रन कॉल हिम लेमी लैम, और बच्चे जो हैं उनको लेमी लैम कहकर पुकारते हैं। इवन देन, यहाँ तक कि तब भी,
इवन देन ही इज़ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक टू लाइफ। यहाँ तक कि तब भी वे पॉजिटिव हैं और जीवन के प्रति ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है, पेसिमिस्टिक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक हैं। ही इज ऑल अलोन, वे पूरी तरह अकेले हैं। ही हैज़ अ गार्डन विद अ हाउस, उनके पास एक गार्डन है, घर में ही गार्डन है, विद अ हाउस, हाउस के साथ गार्डन है, माने घर में ही गार्डन है। ही कीप्स द डोर्स ऑफ हिज गार्डन ओपन, वो अपने गार्डन के दरवाजों को खोला रखते हैं। विच सिम्बोलाइजेज हिज ओपन माइंडेडनेस, कि जो उनके ओपन माइंडेडनेस को सिम्बोलाइज करता है, माने जो उनकी ओपन माइंडेडनेस यानी खुले मन के होने का प्रतीक है। ही मेक्स जैम एंड जेलीज फॉर चिल्ड्रन एंड द विजिटर्स, कि वो जैम और जेली बनाते हैं बच्चों के लिए और जो घूमने आते हैं उनके लिए। हिज पॉजिटिव अप्रोच, अफेक्शन एंड मोटिवेशन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द डेफिएंट बॉय डेरी। अब उनका जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो उनका अफेक्शन स्नेह है, जो उनका मोटिवेशन है, वो एक डेफिएंट जो बॉय होता है डेरी, उसके जीवन को बदल देता है। हु वाज फुल ऑफ निगेटिविटी टू लाइफ, जो जीवन के प्रति नकारात्मकता से भरा है, उसके जीवन को बदल देता है उनका पॉजिटिव अप्रोच, अफेक्शन और मोटिवेशन। बिकॉज ऑफ स्कार मार्क्स ऑफ एसिड ऑन हिज फेस, क्योंकि उसके चेहरे पर, उस लड़के के चेहरे पर क्या होता है, स्कार मार्क्स, दाग होते हैं एसिड के, माने तेजाब के। सुसैन हिल इन दिस प्ले हैज सक्सेसफुली डिपिक्टेड, अब सुसैन हिल ने इस प्ले में बड़े सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक ये डेपिक्ट किया है, ये प्रदर्शित किया है कि हाउ द सेंस ऑफ अलाइनेशन इज मोर पेनफुल, कि कैसे जो सेंस ऑफ अलाइनेशन है, अलाइनेशन का मतलब होता है किसी को बिल्कुल एक तरफ कर देना संसार से, इज मोर पेनफुल, वो ज़्यादा पेनफुल होता है और इनकन्वीनियंट या इनकन्वीनियंट होता है, माने असुविधा संपन्न होता है। दैट की द फिजिकल इम्पेयरमेंट फॉर द ओल्ड, कि इतना इनकन्वीनियंट होता है कि जो फिजिकल रिपेयरमेंट का मतलब होता है वो चीज़ जिसको रिपेयर ना की जा सके, सुधारी ना जा सके, फॉर द ओल्ड, उस बूढ़े का, क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकता था कभी उसका पैर, और द यंग, या कोई जवान, है ना। तो दस मिस्टर लैम्ब इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है बहुत खास है, इसको बार बार 4-5 बार देख लेना, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।